हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल में। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो कल हम लोग ने देखा था चार्टर्ड एक्ट 1813 के बारे में, और उसमें क्या देखा था कि कंपनी के शासन को और 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। उसके बाद अब 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, तो नेक्स्ट एक्ट कब आने वाला था? 1833 में। तो उसी एक्ट में क्या क्या सुधार हुए अब हम देखेंगे। तो चार्टर्ड एक्ट 1833, ठीक है। तो इसमें निम्नलिखित क्या क्या बदलाव हुए थे वे देखेंगे अब हम पॉइंट बाय पॉइंट। जो मुख्य बदलाव हुए थे मैं उन्हीं को पॉइंट में बना के ही आपके सामने वीडियो को लाता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ, जो जो चीन का जो चीन के साथ जो कंपनी का चाय का व्यापार था उसको भी लास्ट में अब समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ, भारतीय जो प्रदेश थे उस और उसके जो राजस्व आते थे, जो पैसे आते थे, वो उसमें कंपनी का अधिकार और 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो मतलब 20-20 वर्ष का वो एक्सटेंड वे कर रहे थे, ठीक है। किंतु यह निश्चित किया गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। अब मगर यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय प्रदेश में किसका प्रशासन चलेगा? तो ब्रिटिश सम्राट का प्रशासन चलेगा। अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने तथा रहने की आज्ञा दे दी गई। अब क्या हुआ, पहले अंग्रेजों को भारत में आने से पहले उन लोगों की एक आज्ञा की आवश्यकता पड़ती थी। उन्हें पहले नोटिस भेज के बताना पड़ता था कि हम आ रहे हैं, तब उनको वहाँ से स्वीकृति मिलती थी भारत से, तब वे आ सकते थे। मगर अब ऐसा वो हटा दिया गया, अब वे कभी भी आ सकते थे, ठीक है। वे भारत में भूमि भी खरीद सकते थे, उन्हें भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। अब इस एक्ट में 1833 के एक्ट में उन्हें भूमि खरीदने का भी अधिकार दे दिया गया। भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। अब भारत को करने करने किया गया, तो केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज्ड करने का। पहले ये विकेंद्रित था, विकेंद्रीकरण इसमें की नीति थी कि मतलब अलग अलग शासन प्रणाली थी। अब मगर इसको एक जगह करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या किया गया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरा भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक तथा फौजी कार्यों के नियंत्रण, व्यवस्था तथा निर्देश का अधिकार दिया गया। अब गवर्नर जनरल को क्या अधिकार दिया गया कि कंपनी के जो नागरिक तथा फौजी कार्य थे उसमें वे पूरा अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। बंगाल के साथ मद्रास, बम्बई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रख दिया गया। अब बंगाल के साथ साथ मद्रास और बम्बई को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रख दिया गया। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि पहले ये मद्रास और बम्बई गवर्नर जनरल के अंडर नहीं आते थे। सभी कर गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे और उसे ही इसके व्यय का अधिकार दिया गया। अब किसमें क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल को आज्ञा दी गई कि वे जितने भी कर है वो निर्धारित करेंगे कि किसमें कितना टैक्स लगेगा और उन्हें खर्च कहाँ करना है, किसको कितना देना है, किस विभाग को कितना देना है, ये गवर्नर जनरल के अंडर आ गया। मतलब आप देख सकते हैं कैसे एक सिस्टमेटिक ढंग से एक ढांचा तैयार किया गया। सब परिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और मद्रास और बम्बई के कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया, इससे पहले अधिकार नहीं था, और मद्रास और बम्बई के कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दिया। जो मद्रास और बम्बई को दिया गया था कानून बनाने का अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। अब गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य की और बढ़ोतरी हुई, जैसे चौथा सदस्य कहा गया, उसे क्या कहा गया? विधि विशेषज्ञ, ठीक है। और सबसे पहले ये विधि विशेषज्ञ कौन थे? तो मैकाले थे। ये कभी कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है और बहुत कोई इसे इग्नोर कर देते हैं, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। भारतीय कानून को संचालित संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। अब एक विधि आयोग की भी नियुक्ति गई जो भारतीय कानून को अच्छे से सुचारू ढंग से चला सके। इस एक्ट द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके वह योग्य है वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसमें क्या कर दिया गया
कि पहले भारतीयों पे बहुत रंग भेद का और वंश का और धर्म का बहुत ही भेदभाव किया जाता था, मगर अब इस एक्ट में क्या कर दिया गया कि जो भी भारतीय उच्च उच्च योग्य हैं और उच्च पद पे हैं और उनका रंग काला गोरा या धर्म हिंदू मुस्लिम ईसाई कुछ भी हो, वंश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जन्म स्थल से कोई नहीं फ़र्क पड़ता, आप अपने पोस्ट पे रहिए और काम करिए, ये अधिकार भारतीयों को दे दिया गया। इससे भारतीयों को बहुत ही अच्छा मौका मिला कि वह आगे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेने लगे। लेकिन यह प्रावधान वास्तव में कागज़ों में ही सिमट कर रह गया। अब देख सकते हैं कि ये प्रावधान बस कागज़ों तक ही रह गया, मगर अंग्रेज भेदभाव करना नहीं छोड़े। मतलब ये चीज़ सिर्फ आपका दस्तावेज पे ही रह गया, कागज़ पे ही रह गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। 1843 में दास प्रथा उन्मूलन किया गया। अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल को स्ट्रिक्ट आदेश दिया गया कि दास प्रथा जो कि अपने घर में दास रखते थे जिन्हें काम करने के लिए उपयोग किया जाता था, काम कराने के लिए, उसका प्रथा को समाप्त करने के लिए उपयुक्त से उपयुक्त कदम उठाएं। और ये कब ख़त्म हुआ, तो 1843 में ये दास प्रथा उन्मूलन पूरी तरीक़ा से कर दिया गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा और मैंने जितने भी सुधार हुए थे 1833 में वो पूरा आपके सामने रख दिया और क्रिस्टल क्लियर कर दिया। तो आशा करता हूँ कि इसी तरह आप अब मेरे साथ बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।